Hello my dear friends, in this video we are going to discuss about very short questions of VET final paper third contemporary India and education concerns and issues समकालीन भारत एवं शिक्षा प्रसंग एवं मुद्दे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अवध सीरीज 2021। पहला प्रश्न, वुड का आदेश पत्र किसे कहा जाता है? उत्तर, वुड का घोषणा पत्र सन 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का समय आया। अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु एक जांच समिति का गठन तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में किया। समिति के सुझावों के आधार पर वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र से अपनी भारतीय शिक्षा नीति के प्रकाशन किया। इस आदेश पत्र को उसी के नाम से वुड का आदेश पत्र वुड डिस्पैच कहा गया। प्रश्न नंबर 2, मदरसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है जिसका अर्थ है भाषण देना। उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी, इसीलिए जिस संस्थाओं पर भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी उन्हें मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बहुल बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय, छात्रावासों आदि के निर्माण में उस समय की मुगल शासकों का बड़ा योगदान रहा। ये मदरसे बहुअध्यापकीय थे। प्रश्न नंबर 3, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? उत्तर, सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह एक ऐसा अभियान है जिससे देश की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, नालंदा बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यहाँ प्रवेश से पूर्व शिक्षार्थी को कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। हिनसांग, जिसने इस विश्वविद्यालय में अपने अनेक वर्ष तक बौद्ध दर्शन का गहरा अध्ययन किया, ने लिखा है कि विद्यालय के प्रधानों द्वारा नियुक्त विविध विषयों के विशेषज्ञ पंडित प्रवेशार्थियों से उनकी योग्यता तथा प्रतिभा की परीक्षा हेतु दार्शनिक विषयों एवं अन्य ऐसी समस्याओं पर जटिल प्रश्न पूछते थे। परिणामतः मुश्किल से 20% विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर पाते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत आदि देशों के शिक्षार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आते थे। क्वेश्चन नंबर 5, शांति शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर, शांति शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्ति में शांति प्रिय होने के मनोवृत्ति का विकास करना। दूसरा, छात्रों की मनोवृत्ति का परिमार्जन एवं परिनिष्ठित करते हुए उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना, जिससे कि वो मूल्यों के प्रति आदर का भाव रखते हुए उन्हें व्यवहार में लाने की चेष्टा करें। तीसरा, उनमें विश्वव्यापी ज्ञान एवं विवेकपूर्ण चिंतन हेतु जिज्ञासा जागृत करना। चौथा, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, उनमें इस भ्रातृत्व की भावना के विकास के कारण मैं के स्थान पर हम सबकी भावना को विकसित करना एवं शांतिप्रिय विचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताइए। उत्तर, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, समावेशी शिक्षा में बाधित व सामान्य बालक को साथ साथ पढ़ते थे। दूसरा, समावेशी शिक्षा असमर्थ तथा सामान्य बालकों को समान विद्यालयों में प्रदान की जाती थी। तीसरा, इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता था। चौथा, इस प्रकार की शिक्षा से बालकों को स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्थली विद्यापीठ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1929 ईस्वी हीरालाल शास्त्री ने किया था। पहले इस आश्रम का नाम
जीवन कुटीर था। इसके बाद 1935 में इसका नाम बदलकर शिक्षा कुटीर पड़ गया। इस आश्रम में सर्वप्रथम प्रथम 5 से 6 कन्याओं को लेकर शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई, परंतु वर्तमान समय में इसमें लगभग 22 विभाग हो गए। यह इस समय का एक आदर्श संस्था के रूप में कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा उसकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? उत्तर, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला, अनिवार्य शिक्षा की स्थिर नीति। दूसरा, शिक्षकों की समस्या का समाधान। तीसरा, शिक्षा का व्यापक प्रसार। चौथा, आर्थिक समस्याओं का समाधान। पांचवा, पाठ्यक्रम में सुधार। छठा, नए विद्यालयों की स्थापना। सातवां, कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्धकालीन शिक्षा शैक्षिक विशेषताओं की उपयोगिता बताइए। उत्तर, यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा का भारत में लोप हो चुका है, तथापि इनके कुछ तत्व आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय है, जैसे कि पहला, छात्रों के जीवन। दूसरा, छात्रों के अधिकार। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र। चौथा, शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 10, मकतब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद मकतबों में लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाते थे। मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र और साधारणतः किसी मस्जिद से संबंध होते थे। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष से 4 माह और 4 दिन की आयु पर किया जाता था। प्रवेश के समय सभी बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी नामक रस्म होती थी। बच्चे को नया वस्त्र पहनाकर शिक्षक, उस्ताद, मौलवी के सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चे को कुरान की आयतें दोहराने को कहते थे और जो बच्चे कुरान शरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ रहते थे उसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। और इसके बाद बच्चों को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। मकतब में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से कुरान की आयतें रटवाई जाती थी। इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी और अरबी फारसी तथा गणित की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राच्यवादी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराणों और अनुभवी कर्मचारी थे। इसमें सर्वप्रथम स्थान वारेन हैंगिस्टन और जानेथन डंकन का था, जिन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज का सृष्टि करके प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। लॉर्ड मिंटो भी इस नीति के पोषक थे। इस नीति को बंगाल की लोक शिक्षा समिति के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इस सदस्यों में 2 मुख्य थे, समिति का मंत्री विल्सन, एच.एस. विल्सन और बंगाल का शिक्षा सचिव प्रिंसिपल एच.टी. प्रिंसेप प्राच्यवादी दल के नेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 12, पाश्चात्यवादी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे। वे संपूर्ण देश में यंत्र तंत्र बिखरे हुए थे, इसलिए दल का न तो कोई संगठित स्वरूप था और न कोई नेता ही था। फिर भी उन्होंने प्राच्यवादियों की नीति का जमकर विरोध किया। उन्होंने ये विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन्न अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और उसे पुनः जीवन प्रदान करना मानव के प्रयास से बाहर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह घोषित किया कि अरबी फारसी और संस्कृत के साहित्य में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा किसी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं है। अंततः भारतीय का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी का माध्यम और पाश्चात्य विज्ञान से अवगत कराया जाना आवश्यक था। और यह इस बात का उल्लेख करना कि असंगत ना होना कि पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों को प्रसार का समर्थन किसी निस्वार्थ भावना से नहीं वरन निज हित की भावना से प्रेरित होकर किया।
उन्हें अपने व्यापारिक और प्रशासकीय कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता थी। उन्हें यह बात असहज थी कि उनके देशवासी इंग्लैंड से आए और इस निम्न वर्ग के में सम्मिलित हो। अंततः उन्होंने यही अधिक विवेकपूर्ण समझा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करके बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सामान्य परिचय। जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा मठों में सब जाति के बालकों के लिए उपलब्ध थी। 5वीं सदी में भारत आने वाली चीनी यात्री फाहियान ने भी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख अपने संस्मरण में किया है। प्रवेश व अवधि। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष थी। इसकी अवधि 6 वर्ष की थी। पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा में बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नामक पोथी पढ़नी थी। इसमें 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे, जो 16 माह के बाद 5 विद्याओं शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्ययन विद्या और शिल्प विद्या का अध्ययन करना पड़ता था। शिक्षण विधि। शिक्षण लकड़ी की तख्ती पर अक्षरों को लिखता था और उनका उच्चारण करता था। बालक उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। इस प्रकार वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान छात्रों को हो जाता था। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श से क्या आशय है। उत्तर, वैदिक काल के जीवन में 2 प्रकारों में विभक्त था, परा तथा अपरा। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना, जबकि अपरा का अर्थ संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। स्पष्ट है कि परा के लिए अलौकिक विधाओं का ज्ञान आवश्यक था तथा अपरा के लिए लौकिक विधाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण था। परा तथा अपरा में परा को अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। संभवतः इन्हीं कारणों से वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों की शारीरिक तथा मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था कि मोक्ष की प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। सदा जीवन तथा उच्च विचारों के महाकाव्यों को निर्दिष्ट होने वाली वैदिक शिक्षा में छात्रों को सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। उत्तर, डॉक्टर वेदमित्र के अनुसार मनु का कथन था कि राज्य और समाज को 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य बना देना चाहिए और जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस आयु के पश्चात घर पर रखे उसे दंड देना चाहिए। इसी प्रकार वैदिक काल में शिक्षा को अनिवार्य माना जाता था। इतना तो तय था कि निःशुल्क होने के कारण शिक्षा सार्वभौमिक और सबके लिए थी। शिक्षा की समाप्ति के पश्चात छात्र गुरु दक्षिणा के रूप में धन, भूमि, पशु, अन्न कुछ भी देता था और यह शिक्षक के पर्याप्त परिश्रमिक के बराबर कभी नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम कालीन शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए। उत्तर, मुस्लिम कालीन शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, व्यवहारिक शिक्षा। दूसरा, निःशुल्क शिक्षा। व्यक्तिगत संपर्क। कक्षा नयकीय पद्धति। शिक्षा की स्थिति। गुरु शिष्य संबंध। शिक्षा की अनिवार्यता। शिक्षा संरक्षण। साहित्यिक एकता की वृद्धि। 10वां, भाषा व विज्ञान को प्रोत्साहन। मध्यकालीन उच्च शिक्षा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, शिक्षा संस्थाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा का माध्यम, परीक्षाएं और उपाधियां। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान अत्यंत व्यापक और अभिनंदनीय है। शिक्षा के क्षेत्रों में ऐसे अनेक कार्य आयोजित किए गए हैं जो बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग थे। यथा, पहला,
सामान्य विद्यालयों के का आयोजन। दूसरा, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन। तीसरा, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन। चौथा, खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन। पांचवा, प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन। छठा, व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन। सातवां, लौकिक एवं सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन। आठवां, बहुशिक्षण और सामूहिक शिक्षा प्रणालियों का आयोजन। छठा, उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन। 10वां, लोकसभाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन। नंबर 19, बौद्धकालीन एवं वैदिककालीन शिक्षा प्रणालियों की दो समानताएं एवं असमानताएं बताइए। उत्तर, बौद्ध व वैदिक शिक्षा, समानता व असमानता। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था वैदिक शिक्षा प्रणाली का अनुकरण करके ही की गई। दोनों प्रणालियों में समानताओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस संबंध में डॉक्टर एस अल्टेकर ने लिखा, जहाँ तक सामान्य सैद्धांतिक सिद्धांत का प्रयोग की बात है, हिंदुओं और बौद्धों में कोई मुख्य अंतर नहीं था। दोनों प्रणालियों के समान आदर्श थे और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी। समानता। दोनों शिक्षण विधियों की मुख्य समानता इस प्रकार है। पहला, दोनों शिक्षण प्रणालियों राजकीय नियंत्रण से मुक्त थी। दूसरा, दोनों शिक्षण प्रणालियाँ मौखिक शिक्षण विधि का प्रयोग करती थी। असमानता। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया फलस्वरूप हुआ था। अंततः वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षा में कुछ असमानताओं का होना स्वाभाविक था। कुछ असमानताएं इस प्रकार हैं। पहला, वैदिक काल की शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए उपलब्ध थी। शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। इसके विपरीत बौद्ध काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, अर्थात इनसे सभी वर्णों के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इसके विपरीत बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली तथा लोक भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 20, बेंटिक द्वारा विवरण पत्र 1835 से क्या तात्पर्य है। उत्तर, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। तदुपरांत 7 मई 1853 ईस्वी को एक विज्ञप्ति में उसने सरकार की शिक्षा नीति को अग्रंकित शब्दों में घोषित किया। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। इस विज्ञप्ति ने कंपनी की शिक्षा नीति में साहस परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। टी.एन. सिक्वेरा के शब्दों में, इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। यह उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी, निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा थी। क्वेश्चन नंबर 21, 43वीं धारा की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की है। पहला, 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। दूसरा, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी एवं संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरा, भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी और साहित्य के भी विद्वान हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, हमारे देश में 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक का नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया।
इसने अब कानून का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 23, जांच के विषय से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आयोग की जांच का विषय कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था एवं आवश्यकताओं की जांच करना तथा उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक सुझाव देना था। यद्यपि आयोग को केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करनी थी, परंतु आयोग ने अन्य विश्वविद्यालय का भी दौरा किया और सभी विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए। क्वेश्चन नंबर 24, बुनियादी शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित है। और पहला, अर्थोपार्जन का उद्देश्य, दूसरा नैतिक प्रशिक्षण का उद्देश्य, तीसरा भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराए जाने का उद्देश्य, चौथा नागरिकता का प्रशिक्षण, पांचवा सर्वोदय समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25, राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय अध्यापकों की दशा में सुधार करने के लिए क्या सुझाव दिए? उत्तर, राधाकृष्णन आयोग के सुझाव निम्न हैं। पहला, अध्यापकों को प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सुविधा दी जाए। इसके लिए अध्यापक और विश्वविद्यालय दोनों को 8.8% देना चाहिए। दूसरा, अध्यापक अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक रहे। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो 64 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। तीसरा, विश्वविद्यालय के समीप अध्यापकों का निवास की व्यवस्था की जाए। चौथा, अध्यापकों को एक सप्ताह में से अधिक 18 घंटे का अध्यापन कार्य दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 21वीं शताब्दी 2005 में की गई है। इस आयोग की कल्पना करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि संस्था निर्माण के दूसरा दौर शुरू किया जाए एवं शिक्षा अनुसंधान व क्षमता के लिए निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट अर्जित की जाए। इसके साथ विज्ञान, कृषि, उद्योग के क्षेत्र में ज्ञान का सृजन के लिए बढ़ावा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 27, वनस्थलीय विद्यापीठ के लक्ष्य एवं उद्देश्य बताइए। उत्तर, वनस्थलीय विद्यापीठ बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम परीक्षण है। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों के आधार पर बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने उनका चतुर्मुखी विकास करना। दूसरा, बालिकाओं के शारीरिक तथा मानसिक चरित्र विकास करना। तीसरा, विभिन्न प्रकार के गृह कार्यों को शिक्षा देकर बालिकाओं को स्वावलंबी बनाना। बालिकाओं में सहयोग, समाज सेवा, नागरिक देश प्रेम की भावना का समावेश करना। पांचवा, बालिकाओं में स्त्री स्वातंत्र्य भावना का विकास करके उन्हें पर्दा प्रथा आदि बंधनों से मुक्त करना। छठा, शिक्षा के बाह्य परीक्षाओं एवं बंधनों से मुक्त करके बालिकाओं को स्वतंत्र रूप से अपना संतुलित विकास करने का अवसर प्रदान करना। सातवां, पूर्व की आध्यात्मिक विरासत और पश्चिम की सफलताओं के समन्वय के लिए प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 28, गोखले के सुझाव के बारे में विवेचना कीजिए। उत्तर, गोखले के सुझाव निम्न है। पहला, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता उन्हीं स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र पर लागू होगी जहां बालकों का एक निश्चित प्रतिशत पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। प्रतिशत को निर्धारित करने का अधिकार वायसराय का होगा। दूसरा, स्थानीय संस्थाओं का वह अधिकार होगा कि वे अपने नियम के पूरे क्षेत्र में लागू करें या किसी क्षेत्रांश में। तीसरा, प्रशासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके स्थानीय संस्थाएं इसे लागू कर सकती हैं। चौथा, स्थानीय संस्थाएं चाहे तो शिक्षा संबंधित भी लगा सकती हैं। पांचवा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यय स्थानीय संस्थाएं और प्रांतीय सरकारें वहन करेंगी। स्थानीय संस्थाएं 1/3 व्यय करेंगी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य था? उत्तर, सन 1881 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति का साक्षरता प्रतिशत 21.38 तथा 16.35 है। सवर्ण जातियों का साक्षरता प्रतिशत 41.20 है। इन जातियों के छात्रों का नामांकन बहुत कम और स्कूल छोड़ने की दर ऊंची है।
छात्राओं के विषय में यह स्थिति और गंभीर है। अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा के सभी अवस्थाओं व स्तरों पर इन्हें स्वर्ण जातियों के समान लाना है। Our last question is question number 30. आंसर, मुदालियर आयोग के कार्य बताइए। उत्तर, मुदालियर आयोग ने जिन बातों की जांच की वे निम्नलिखित है। पहला, भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की परीक्षा करना और उन्हें उसके संबंध में अपने सुझाव प्रदान करना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना। पहला, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य, संगठन एवं पाठ्यवस्तु। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध। तीसरा, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का परस्पर संबंध। चौथा, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं। So guys, if you like this video, do like, share and subscribe for more videos. Thank you for watching.